इसमें मैं बता रहा था डॉक्टर कि क्लासिक पाथवे होता है, क्लासिक पाथवे होता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है और मैनुअल असिस्टेंट पाथवे होते हैं। तीन पाथवे होते हैं जिससे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है। सी क्लासिक पाथ में क्या होता है, C1 इनहिबिटर प्रोटीन होते हैं ना, ये मेन फोकल पर्सन होता है। और IgG और IgM क्या करते हैं, सी वन के साथ एक इनहिबिटर लगा होता है। तो ये IgM जो C1 इनहिबिटर सी के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं। अपना इर्द गिर्द इकट्ठा करके क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो इनहिबिटर्स होते हैं ना उनको उतार के फेंक देते हैं सारों के सारे, अपने अपना इनहिबिटर उतार देते हैं। फिर क्या होता है कि C1 जो होते हैं आजाद हो जाते हैं। C1 जाके C3 को ब्रेक डाउन करते हैं C3A में और C3B में। अब आगे मैं पता है कि C3B जो है ये ऑप्शनाइजेशन करता है। और जो जो है ना C5B और C5 कन्वर्टेज बनता है वो मैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसकी डिटेल अगर आपको नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैक कॉम्प्लेक्स, मैक और जो है ये ऑप्शनाइजेशन ये कहाँ से शुरू होती है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल C1 का है। उसमें भी खास तौर पे C1 जो है ना एस्ट्रेज इनहिबिटर जो है ये इनहिबिटर का बड़ा रोल है इस क्लासिक पाथवे को रेगुलेट करने में। ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो भी पैथोजन है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल लगा होता है सरफेस पे वो डायरेक्ट जाके C3B को ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करवा देता है और C3A और C3B में जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर और कोई चीज नहीं होती। जो मैनुअल लाइसेंस पाथवे है ये भी सिमिलर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी सरफेस में मैनुअल्स होता है, और जो लेसिथिन होता है ये मुझे यानी किस सरफेस पता है, लेकिन ये होता है कि आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इससे C3 जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको यहाँ पे ना ये तस्वीर वगैरह इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अगर इसकी डिटेल आपको थोड़ी सी मिस होती है तो कोई मसला नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेनोज है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं होती, पैथोजन में होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि पैथोजन के अंदर होती है तो वहां से एक्टिवेट होती है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ तक बात सारों को समझ आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज की एक चीज थी कि अभी मैंने बताया हम लोगों को पता है C1 से C4 जो से अर्ली कॉम्प्लीमेंट है C3 आता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर रिकरेंट पायोजेनिक साइनस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। C3 be used in clearance of antigen antibody complexes, increased risk of SLE। ये इस C3B का रोल इसके साथ है कि SLE। अब SLE में पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में से कौन सी टाइप ऑफ फाइबर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। थ्री, थ्री है, ठीक है, थ्री है टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एक बात है कि अर्ली कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी से एस जो है ना ये SLE रिलेटेड है। टर्मिनल फॉलो करें बात को। SLE टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये बात फॉलो करें ना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिर हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। इसमें C5 मैंने C6 से कहा, ये C5 से C9 तक जो है टर्मिनल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो है ना इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू रिकरेंट नाइसीरिया बैक्टीरिया। ये एक मैकेनिज्म इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो नाइसीरिया बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, और इसका जो एक बॉडी का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो सिर्फ ये है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है जो इसके अगेंस्ट पर्टिकुलरली इफेक्टिव है। तो जब ये इसकी डेफिशिएंसी होती है तो नाइसीरिया के रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। ये मतलब एक मतलब कि ना इसी से इस बैक्टीरिया से रिलेटेड एक बात है जो आपको बस ध्यान में होनी चाहिए, टर्मिनल इक्वल टू नाइसीरिया और अर्ली के अंदर SLE रिलेटेड है। दैट्स इट। ठीक हो, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास आ गया C1 एस्ट्रेज डेफिशिएंसी। अभी मैंने C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर का रोल आपको बताया कि इसका रोल है रेगुलेटरी रोल। अब अगर C1 एस्ट्रेज नहीं होगा तो क्या होगा, C1 आजाद फिरता रहेगा, वो जगह जगह जाके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाता रहेगा। कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाएगा तो क्या होता है कि जो C4 होगा ये कंज्यूम होता जाएगा। ये जो है ना यहाँ पे ये इन्होंने दिया था जो तस्वीर आपकी बुक पे पड़ी यहाँ पे C4 को मेंशन किया, तो C4 जैसे यूटिलाइज होता रहेगा, हम इसका जब लेवल मेजर करेंगे तो वो सीरम के अंदर उसके अमाउंट कम होगी, तो ये एक इसका इंडिकेटर है, एक आप कह लें कि लैब फाइंडिंग है। इसके अंदर होता है हेरिडेटरी एंजियोइडीमा ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ कैलिकरिन, जिससे ब्रेडिकाइनिन है, वेजोडाइलेटर है, और ये जो है ना ये इंफ्लेमेटरी है। इसका जो है ना ये क्या कहते हैं वेजो एक्टिव अमीन वाली कैटेगरी में आते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ती है। कॉम्प्लीमेंट के जो बुक में आप यहाँ पे ऊपर वाली जो तस्वीर है उसमें मैच में नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं जाते हम, लेकिन उसमें भी ना वहाँ पे दिखाई भी हुआ है कि न्यूट्रोफिल होता है, कुछ कीमोटैक्टिन होता है, फिर हिस्टामिन रिलीज होते हैं, वो सारी जो है वहाँ पे
इन्फ्लेमेशन करवाता है, तो ये इसका एक रोल है। एस इनहिबिटर जो है दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन हेरिडिटरी जो है ना, ये एंजियोडीमा, हेरिडिटरी एंजियोडीमा के अंदर एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये जो ब्रेडिकाइनिन है, C1 एस्ट्रेज जो होता है, ये सॉरी एस जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन करता है। तो जब आप एस इनहिबिटर दे देते हैं तो ब्रेडिकाइनिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर ये और ज्यादा हो जाता है। ये जो है ना इसका एक रिलेटेड है इसमें। आपके पास ये जो ये एंजियोएडिमा है ना, ये बेसिकली लिप्स के अराउंड होता है। ठीक है, तो पेरी ओरल आप जब एस इनहिबिटर इस तरह केस में मोस्टली प्रेजेंट करता है कि एक बंदा था, उसको ब्लड प्रेशर था, उसके लिए मेडिसिन दी उसको एस इनहिबिटर, उसके जो है ना लिप्स के अराउंड या पेरी ओरल एरिया के अंदर एंजियोएडिमा हो गया, स्वेलिंग होने शुरू हुई, लिप्स की पेस्ट swell होने शुरू हुए, तो व्हाट कुड बी द कॉज? तो आप या कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर जो है वो उसका पता होना चाहिए, और ये होता है लैब फाइंडिंग में दे दे C4 कम हो गया नहीं। यार तो ये पेट चीज है इसके अंदर। एडिशनली इसकी फाइंडिंग होती है कि जो हेरिडिटी एंजियोडीमा ये पेरिओरल के अलावा इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है, तो वहां पे फिर क्या होगा कि वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, वो abdominal पेन वो उसके साथ होगा। लेकिन हेरिडिटी एंजियोडीमा क्लासिक रीजन है नहीं, पेरिओरल एडिमा के साथ लिप्स की स्वेलिंग के साथ एग्जाम में पूछा जाता है। अब आया था हमारे पास पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हेमोग्लोबिनूरिया। अब मैं इसको सादा पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन होती है, डैप, ये जो DAF है, ठीक है, एक्सीलरेटिंग फैक्टर। अब वो जो DAF है उसको अटैच करने के लिए ये प्रोटीन होती है GPI एंकर प्रोटीन। अभी जो GPI एंकर प्रोटीन है अगर ये डेफिशिएंट होगी तो क्या होगा, ये जो डीके एक्सीलरेटिंग फैक्टर है CD55 या जो है ये उसके साथ अटैच हो नहीं ना हो नहीं पाएगा। अभी जो DAF है ये कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करता है। तो अब जब GPI के डिफेक्ट होगा तो DAF सेल आरबीसी की सरफेस पे लगा नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो जाएंगे और इसको भी जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है जो कि एक्चुअल में होता है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट इन द पिग ए जीन जो कि क्या करती है कि प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ GPI। ठीक है, पूरा नाम है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइलिनोसिटोल, जो कि एक्ट्स एज एन एंकर फॉर कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर। उसके अंदर कौन से इनहिबिटर हैं? डिके एक्सेलेरेटिंग फैक्टर CD55 एंड मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस या MIRL जो है CD59। ये दो हैं, दो जो हैं उनको दो किस्म के इनहिबिटर्स हैं जिनको ऊपर अटैच होने से रोकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज होती है और डार्क यूरिन रहता है। हेप्टोग्लोबिन जो है ना, ये जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है तो जो बिलिरुबिन बनता है ना उसको बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन होती है। तो जब वो ब्रेकडाउन हो गया, बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हेप्टिन हेप्टोग्लोबिन जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे और ब्लड के अंदर इनकी लेवल कम हो जाएगा। कैन कॉज ए टिपिकल वीनस थ्रोम्बोसिस। आमतौर पे इस तरह की वीनस थ्रोम्बोसिस, आपको DVT का तो पता है ना, कि पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई, ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्लासिकली हुई है और वो पेशेंट बेड रिडन है, उसके अंदर क्या हुआ कि डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस होता है। उस तरह एक क्लासिक डिजीज होती है बर्ड सिंड्रोम, जिसके अंदर पोर्टल वेन के अंदर जो है ना उसके अंदर थ्रोम्बोसिस होता है। ये बर्ड सिंड्रोम पोर्टल वेन है, साथ उन्होंने सेरेब्रल और डर्मल थ्रोम्बोसिस भी लिखा हुआ है, लेकिन पोर्टल वेन जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस होता है। ये बर्ड सिंड्रोम का क्लासिक है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई। पेज नंबर 28 जो है ये जो ब्लड जो डिजीज है उसके अंदर से ये दिया हुआ था एक्सट्रैक्ट। मैंने कहा जब हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया तो यहाँ इसको भी यहाँ पे क्यों ना साथ ही कवर कर लें। इसके अंदर आपके पास वही है PNH। यहीं पे PNH पे था, PNH के जो लिखा हुआ है कि हिमेटो, दो चीजें हैं कि एक तो ये कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल की म्यूटेशन हो जिसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा हो। बोन मैरो का कोई इशू हो जिसकी वजह से क्या है कि इंट्रावैस्कुलर वेसल्स के अंदर ही जो है ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होगी। दूसरी जो है स्पेशली नाइट है, दूसरी क्या है कि एक्वायर्ड म्यूटेशन हो जाएगी पिगिया म्यूटेशन की। उसके अंदर क्या है, यही इम्पेयर्ड GPI एंकर सिंथेसिस फॉर डैफ एंड MIRL विच प्रोटेक्ट RBCs फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। उसके बाद आता है हमारे पास कोम नेगेटिव जो है ना, ये हेमोलिटिक एनीमिया। कोम नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आपके पास आरबीसीज है ना, आरबीसीज के ऊपर अगर किसी एंटीबॉडी ने आकर अटैक किया तो क्या होता है कि वो एंटीबॉडी, हम जो इसको डिटेक्ट कर सके कि उसके ऊपर एंटीबॉडी अभी भी लगी हुई है ही नहीं। अगर वो उसके सेल्फ सरफेस के ऊपर लगी हुई है तो वो डायरेक्ट कोम टेस्ट होता है। तो अब क्योंकि क्या है कि हेमो आरबीसी जो है उनके ऊपर कोई एंटीबॉडी लगी है या नहीं लगी, इस PNH के अंदर एंटीबॉडी लगी है या नहीं लगी? सॉरी,
गाइस आप फॉलो करें। ये जो पीएनएच वाली जो डिजीज है इसके अंदर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीबॉडी लगी है? एंटीबॉडी का कोई इसके अंदर रोल है? नहीं है ना। तो इसलिए कोम टेस्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया कोम टेस्ट हम इसके ऊपर इसलिए परफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे किसी एंटीबॉडी ने तो नहीं अटैक किया, तो वो तो किया नहीं है, तो इसलिए कोम टेस्ट नेगेटिव आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास पैनसाइटोपेनिया, क्योंकि बोन मैरो का डिफेक्ट होता है। आप फॉलो करें। ये मेरी आवाज आ रही है? ये मेरा कनेक्शन की खराब तो नहीं हो गया? फॉलो करें, ठीक है। ये आगे वीनस थ्रोम्बोसिस मैंने बता दिया कि वीनस थ्रोम्बोसिस जो है अ, इसके एक एक चीज है जो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास पिंक रेड यूरिन इन द मॉर्निंग। खैर इसके अंदर ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, बस आपको ये याद रखनी है कि जो CD59 है, CD59 ऑन फ्लो साइडोमेट्री आपके पास नेगेटिव आएंगी। बस ये चीज है, और इसका ट्रीटमेंट है ये हम ट्रीटमेंट के टाइम पे पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके अंदर सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डैप और MIRL का और ये वाला जो पेज है ये आपको बस याद होना चाहिए, और C1 का इसके अंदर रोल आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। कोई इसके अंदर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है एटेक्सिया टेलेंजिक जो है। टेलेंजिक कहते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जैसे अब ये आपकी बुक पे थोड़ा जूम इन करेंगे कि ब्लड वेसल्स होती है ना वो आपस में हिस्सा मिलकर ना स्पाइडर वेब सा बना देती हैं, उसको कहते हैं टेलेंजिक। एटेक्सिया जो होता है ये क्या होता है कि सेरिबेलर सेरिबेलम की डैमेज की वजह से इम्बैलेंस होता है ना, उसको कहते हैं एटेक्सिया। तो एटेक्सिया प्लस टेलेंजिक डिजीज का नाम है। इसके अंदर क्या होता है कि एटेक्सिया टेलेंजिक म्यूटेशन जीन होती है, वो डिफेक्टेड होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है ना, तो वो जो रेप्लिकेशन होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, और वो जो डैमेज होता है डीएनए की वजह से वो आगे मजीद प्रोग्रेस करता जाता है। उसकी वजह से ये आगे लिखा हुआ कि फेलियर टू हॉल्ट प्रोग्रेशन सेल साइकिल म्यूटेशन एक्यूमुलेट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। वेग सी चीज है, लेकिन इसके अंदर सारी का जो लुबे लुबाब है समरी है ना, वो सिर्फ ये है कि आपके पास डिफेक्ट आ जाएगा कंबाइंड T सेल और B सेल, दोनों का डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये अटैक्सिया टेरेंजिटीज है यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अ, लेकिन जो इसका आइडिया ये है कि इसके अंदर हमारे पास कंबाइंड B सेल और T सेल का डिफेक्ट है, और जिसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसको मजीद में ज्यादा नहीं डिग डीप करता, लेकिन हम लोग इसको और किसी जगह पे जो है ना मैं साथ उसको रिवाइज कराऊंगा। फॉर द टाइम ये आपके पास एटेक्सिया सेरेब्रल डिफेक्ट आ गया, एटेक्सिया स्पाइडर एंजियोमास आ गए, टेलेंजिटीज जिसको कहते हैं, और IgA डेफिशिएंसी आ गई क्योंकि B सेल और T सेल दोनों नहीं है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रेडिएशन। ठीक है। ये इसके अंदर है कि लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, AFP डिक्रीज इंक्रीज होती है। ये आपने याद रखना है। इसका कोई इसका रिलेशन नहीं पता कि किस तरह से होती है, लेकिन ये रिलीज होती है। लिम्फोसाइटोपेनिया सेरेब्रल एट्रोफी और इंक्रीज लिम्फोमा ल्यूकेमिया। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इससे इतनी ज्यादा रिलेटेड है ही नहीं। इस टॉपिक के साथ डिस्कस हो रही है हमारे पास, ये इसी पेज नंबर 115 के ऊपर है, इसी के अंदर डिस्कस हुई हुई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। गैस समझ आ रही है आपको? आपने यहाँ पे ये याद रखना है, AFP जो है ना, ये फेल एल्स फ्रेश फूड प्रोड्यूस जो है ये इसके साथ है AFP इंक्रीज हुई हुई। ये क्वेश्चन मैंने खुद मतलब कहीं पे अटेंड किया हुआ, मुझे ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि सर्वेलेंस जो है ना, कैमरा की आप देख रहे हैं तार टूटी हुई है, तो सर्वेलेंस जो सी है वो डिफेक्टेड है। डीएनए रेप्लिकेशन की सर्वेलेंस जो है वो सर्वेलेंस कहते हैं ना कि मॉनिटरिंग जो है वो डिफेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल साइकिल चलता जा रहा है, और T सेल और B सेल जिनसे उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, साथ आपके पास सेरिबेलम भी डैमेज हो रहा है, साथ ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो रही है। तो ये इसके साथ इसका एक ट्रायड है। ये सारी चीजें। ठीक है। स्केच अगर आपने याद रहे तो उसने ये एंजियोमा दिखाया हुआ है, ATM जो जीन है वो दिखाई हुई है, ATM गिरा, ATM जीन जो है वो डिफेक्टेड है, RNA डैमेज हुआ हुआ है, ये बंदा जो है इम्बैलेंस होकर गिरा, तो ये अटैक्सी है। लेकिन मेन आपने बस एल्फ जो है ना AFP को याद रखना है। AFP वैसे जो है वो लिवर जो ट्यूमर्स होते हैं उसके अंदर इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी या अल्फा बीटा इसमें भी होती है, और साथ जो होता है ना जर्म सेल ट्यूमर्स के अंदर AFP ज्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन इसके साथ इसका रिलेशन किस वजह से लेकिन है नहीं, लेकिन है ये, इसलिए मैं आपको ये अनोमली आपको बता रहा हूँ। अब आ जाता है हमारे पास IgM सिंड्रोम। ओके। ये तो मैं किसी स्टूडेंट से मेरा पूछना बनता है, क्योंकि कौन बताएगा कि
सबसे पहले कौन सी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है डिफॉल्ट पे बी सेल्स बनाते रहते हैं? अगर उनकी क्लास स्विचिंग नहीं होती तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो आमतौर पे बनाते हैं बी सेल्स? एम। एम और डी बिल्कुल सही है। मोस्टली एम। ठीक है, ये डिफॉल्ट आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आरबीसी बनाते रहते हैं। अब अगर एलर्जन हो गया, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी, एलर्जन आ गया, तो फिर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगी? ऑब्वियसली आईजी बनेगी। उसके बाद हमारे पास आईजी जो है, आईजीए म्यूकोजल में आते हैं, वो वाली चीज आती है। अब मैं यहाँ पे जो स्केच दिखा रहा था, CD40 लाइगेंड और CD40 रिसेप्टर, CD40 रिसेप्टर, CD40 लाइगेंड, ये है। अब ये जो हाइपर आईजीएम है, इसके अंदर CD40 का डिफेक्ट है। CD40 का डिफेक्ट है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बी सेल की क्लास स्विचिंग नहीं हो रही। क्लास स्विचिंग आपको याद है ये? अगर मैं एंटीबॉडी बनाता हूँ, ये इसकी हैवी चेन बना दी मैंने, लाइट चेन बना दी, और एक में ये वाला रीजन बनाता हूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ। एक में ये रीजन बनाता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ। और इसको मैं कह देता हूँ 3। तो लेट्स से कि डॉक्टर साहब आप ऑनलाइन है तो मुझे बताएं कि इसके अंदर जब क्लास स्विचिंग होगी तो इसके अंदर से कौन सा पोर्शन होगा जो चेंज होगा? 1, 2 या 3 में से बताएं। जब क्लास स्विचिंग होगी तो कौन सा पोर्शन चेंज होगा? डॉक्टर की आप बताएंगी? ट्राई अगेन करें। क्लास स्विचिंग की बात करें। इसमें कोई एम्बेरस बिल्कुल सही है, 1 है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दो दफा चीजें याद नहीं रहेंगी, इस तरह आपको ये अब याद है, FC पोर्शन जो होता है ना, फ्रेगमेंट कांस्टेंट पोर्शन, ये होता है। तो ये जो है ना क्लास स्विचिंग में ये चेंज होता है, ये म्यूटेशन में होता है, इसमें VDJ वाला पोर्शन होता है। खैर, सिर्फ एक रिमाइंडर था ये कि इसके अंदर 1 पोर्शन जो होता है। अब भी क्लास स्विचिंग होगी तो इसके अंदर क्या होता है, IG, अब क्लास स्विचिंग हो नहीं रही तो ऑब्वियसली क्या होगा, IgM बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बाकी सारी जो होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। इसके अंदर क्या है कि जब ये CD40 की वजह से बी सेल की एक्टिवेशन जो थी वो भी डिफेक्टेड होगी। जब एक्टिवेशन डिफेक्टेड होगी तो आपके पास इसके अंदर ना, यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, क्लास स्विचिंग डिफेक्ट, डिफेक्टेड CD40 लाइगेंड, और इसके अंदर ख्याल है ये फेलियर टू मेक जर्नल सेंटर वाली बात। फेलियर टू मेक जर्नल सेंटर, क्योंकि बी सेल्स मेच्योर ही नहीं ना हो रहे तो जर्नल सेंटर नहीं बनेंगे। इमेच्योर की वजह से प्राइमरी फॉलिकल्स बनता रहेगा और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं इनकी तस्वीरें भी आपको साथ साथ करवाता रहूंगा, लेकिन अभी आई होप सो कि थोड़ी सी आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, थॉट को थोड़ा सा वो ट्रिगर तो करें कि चलो इस तरह, हाँ ये चीज थोड़ा सा सोचें इस पे। आईजी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिस तरह डॉक्टर अफसान ने बताया कि IgD जो सी है वो भी इसके साथ होगी, वो भी नॉर्मल होगी या ज्यादा होगी, लेकिन डिक्रीज नहीं होगी, इसने उसका मेंशन किया। इसमें क्या है, सीवियर पायोजेनिक इन्फेक्शन अर्ली इन लाइफ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो जाएंगे, जिसमें न्यूमोसिस्टिस क्रिप्टोस्पोरिडियम है। ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो T सेल्स है ना, वो B सेल जब एक्टिवेट नहीं होते तो फिर जो T सेल वाली आगे की एक्टिविटी है वो भी ब्लॉक हो जाती है, तो इस वजह से फिर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और ये होता है एक्स लिंक रिसेसिव। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो थी हमारे पास, ये ATM है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसके अंदर ये जो है ना ये छुप रही है। ये खैर एक बड़ी लंबी स्टोरी नहीं है कि गैंग आया हुआ है ये जो है ना अटैक करने करने लगा हुआ है इनके ऊपर, लेकिन कहने हम तो इससे सारे लोग बच रहे हैं। ये जो है ये ATM के पीछे छुप रही है तो ऑटोसोमल रिसेसिव को दिखा रहा है, और ये एक्स वाले डोर के पीछे छुप रहा है तो ये एक्स लिंक रिसेसिव है। ये वाले भी जो है ये जो है ना विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, कुछ चीजें रिटेन रह जाएंगी इसमें। अब आ जाते हैं हमारे पास IL-2 रिसेप्टर डेफिशिएंसी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। अ, आज के लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा है, और इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि IL-12 जो सा है, चले मैं आपको तो जो है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो सिक्रीट करता है, और उसकी वजह से जो
टी सेल है अनडिफरेंशिएटेड, वो किस टी सेल के अंदर कन्वर्ट होता है? कौन बताएगा, खुद ही बता दें। TH1, वेरी गुड। और TH1 जैसा फिर कौन सी इंटरल्यूकिन नजर आता है? इंटरफेरॉन गैमा, इंटरफेरॉन गैमा और IL-2। बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब जो है IL-2, अब क्या हो रहा है, IL-2 रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है। तो इसमें क्या है, TH1 जो है ना, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है TH1 में। क्या वो जो ये था ना, ये इमेच्योर कह लें, जो अनडिफरेंशिएटेड TH सेल है, टी सेल है, वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। तो आप ये देखें कि डिक्रीज TH1 रिस्पॉन्स, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये भी, और disseminated in microbacterial and fungal infection may prevent after administration of BCG vaccine। अब ये मुझे नहीं आइडिया, ये पढ़ के आपको बता दूं कि इसकी वजह से क्यों प्रिवेंट किया जा सकता है। एनीवेज, इंटरफेरॉन गैमा डिक्रीज होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी टू माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज, ये भी कंफर्म करेंगे। लेकिन ये है कि ये एक बड़ी माइनर सी मेंशन डिजीज थी, इस वजह से मैं इसको इतना नहीं स्टडी कर सका, सॉरी। तो आई सो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। अब हमारे पास आ जाता है, एनीवेज, इसमें कंफ्यूजन है ये। बहुत सारी डिजीज होती हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना कभी भी आते नहीं होते, लेकिन आपको ना ऑप्शन में दिए होते हैं, तो आप उसमें ना क्या होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि IL-12 डेफिशिएंसी है इसके। लेकिन जब आपको ये पता होगा ना इसमें कि ये चीज़ है, तो आपको एटलीस्ट सिनेरियो से कोरिलेट करने में आसानी हो जाएगी कि ये हो सकती है ऑप्शन, ये नहीं। उसके बाद हमारे पास ये जो इंटरल्यूकिन है, अब पहले मैंने माइक्रोफेजेस नहीं बताए थे, लेकिन अब हम लोगों ने माइक्रोफेजेस पढ़ लिए हैं। तो अब मैक्रोफेजेस जो है ना, उसके जो सारे ये जो सारे दिए हुए ना में साइटोकाइंस, उनको अब हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हम लोगों ने IL-8 पढ़ा था, वो न्यूट्रोफिल्स जो उनसे हमको बुला रहा था, जब आउल था जो एट शेप्ड आउल, वो वाली था। IL-12 जो उनसे इसके इसको हमने जो है वो एग्जैक्टली नहीं देखा, लेकिन ये मैक्रोफेजेस से रिलेटेड है। ये जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं वो भी मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से ही आगे बने होते हैं। तो ये IL-12 उससे रिलेटेड था कि इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स इनटू TH1 सेल्स, एक्टिवेट्स NK सेल्स। उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेट्स ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इन TB। TNF अल्फा की बात आ गई। TNF अल्फा एक्टिवेट्स एंडोथेलियम, कॉजेज WBC रिक्रूटमेंट, वैस्कुलर लीक। ये TNF अल्फा दो जगह हमने पढ़ा है। न्यूट्रोफिल जो था, कीमोटैक्सिस, उसके अंदर भी हमने पढ़ा है। कॉजेज के चिक्सिया एंड मेलिगनेंसी, ये अब बड़ा क्वेश्चन है। ये लाइक आप बताएंगे कोई बंदा है, उसको ट्यूमर हुआ है, और ना और उसकी जो है ना वेट लॉस हो रहा है, तो कौन सा जो है साइटोकाइन है जो इसके अंदर रिलेटेड है, या कौन सा सेल है जो इस साइटोकाइन को रिलीज करता है जो कि इससे रिलेटेड है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर मेंटेन ग्रैनुलोमा इन TB। गाय समझ आ रही है? TNF अल्फा जो है, एक बार देख लेते हैं ताकि एक दफा जहन नशीन रह जाए। ये वाला स्केच, चलो बड़ी ये वाला, इसमें देखें कि TNF अल्फा, ये जो फिश है ना TNF अल्फा वाली, ये है कि मैक्रोफेज उनसे हैं वो IL-1 बनाते हैं और TNF अल्फा बनाते हैं, जिससे फिर क्या होता है, ई सेलेक्टिन इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं TNF अल्फा और IL-1, ये यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी जगह पे यहाँ पे था, ये जो था ना मैक्रोफेज, इसने यहाँ पे ये फिशेज दिखाई हुई थी, जो TNF अल्फा है यहाँ पे, ये क्या करता है कि फाइब्रोसिस और एंजियोजेनेसिस करता है, और सेप्सिस भी कॉज करता है। ये जो है TNF अल्फा का, ये दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पेज 212 पे आप लोग मार्क कर लें, जहाँ पे भी आप लोगों ने मार्क करना है। तो ये सॉरी, ये इसको गलत कर दें, यहाँ पे ये है TNF ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन वाली में भी। इतने कमाल की चीज नहीं है, हर जगह से सारा यहाँ पे एक सूप सा बना हुआ है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा कुछ इसी इन्हीं स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। ये निमोनिक्स दिए हुए हैं, IL-1 फीवर देता है, ये आप स्टडी कर लेंगे। जहाँ पे जरूरत होगी मैं मतलब मुझे बता दीजिएगा वरना, लेकिन IL-4 पढ़ लिया मैंने, IL-5 पढ़ लिया, वो 2 और 3 जो है वो आपने अब थोड़ा सा बस रिटेन करने में, याद करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। ये जो स्लाइड है हमारी अब यहाँ की खत्म हो गई है। 8:44, काफी ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा था कि हम लोग इसके साथ जो है ना वो CVS वाली जो एक था, इम्पल्स वाला पढ़ लेते। है हिम्मत पढ़ने की या नहीं? तो मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ।
बाकी बच्चे, बाकी बच्चे मुझे लगता है पहले ही सौ लोग भाग गए। हिम्मत तो है, फिर क्या चीज रोक रही है? चले, मैं ना इस तरह करता हूँ, एक जो है ना सिर्फ एक